3 दिन में करीब 185 मिनट तक संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री बोलते हैं। 100 मिनट तक कृषि कानूनों पर अपनी बात रखते हैं, कानूनों पर पूरा भरोसा देते हैं। लेकिन आज ही खबर आती है कि आंदोलनकारी अब राजस्थान में टोल प्लाजा और देश भर में रेल रोकने की तारीख तय कर चुके हैं। तब जरूरी है सियासत की खबरों में आज के सबसे बड़ी दस्तक आप जानें। रात के 10 बज रहे हैं, वक्त दस्तक का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। प्रधानमंत्री ने आज 3 बड़ी बातें लोकसभा में कही। पहली ये कि एक तरफ किसानों का पवित्र आंदोलन है और दूसरी तरफ उसे अपवित्र करने वाले आंदोलनजीवी हैं। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने कही कि किसानों के मुद्दे पर लगता है एक तरफ लोकसभा की कांग्रेस है और दूसरी तरफ राज्यसभा की कांग्रेस है। इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ राहुल गांधी की पीढ़ी वाली कांग्रेस है और दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ, बुजुर्ग, अनुभवी नेता। और तीसरी बात प्रधानमंत्री ने कही कि 3 नए कानून विकल्प देते हैं, किसी को बाध्य नहीं करते, मौका देते हैं, किसी से कुछ छीनते नहीं। तो सबसे पहले किसानों पर संसद में बटी देश की सबसे पुरानी पार्टी की कहानी आज आप देखिए। अधीर रंजन जी प्लीज, अधीर रंजन जी अब ज्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते। प्लीज अधीर रंजन जी प्लीज, अधीर रंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैंने इस विषय पर कांग्रेस क्या 2 हिस्सों में बंट गई है? कांग्रेस लोकसभा और कांग्रेस राज्यसभा। एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। क्यों कांग्रेस को डिवाइडेड और कंफ्यूज पार्टी प्रधानमंत्री ने कहा? पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेल में बिगाड़ब। ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। लगातार 3 दिन में दोनों सदन के भीतर सोमवार को 75 मिनट राज्यसभा, मंगलवार को 15 मिनट राज्यसभा और बुधवार को लोकसभा में 95 मिनट बोलने के लिए खड़े हुए प्रधानमंत्री ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को 2 भागों में बटा हुआ बताया। हम ये मानते थे कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का तबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का तबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में बैठे हैं, लेकिन वो एक बहुत आनंद और उमंग के साथ वाद विवाद करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी का दूसरा तबका अब समय तय करे। ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्या इसका कारण ये कि लोकसभा से उसी कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री के बोलने के दौरान वॉकआउट कर जाते हैं, जो राज्यसभा में शांति से चर्चा भी करते हैं और पीएम को सुनते भी हैं। इस पद को जो संभालेंगे। राज्यसभा में 30 घंटे चर्चा हुई, 25 दलों के 50 नेताओं ने हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री को शांति से विपक्ष ने सुना, लेकिन लोकसभा में चर्चा के बाद प्रधानमंत्री के बोलने के दौरान 8 बार हंगामा हुआ। 45 मिनट के भीतर कांग्रेस के सांसद वॉकआउट कर गए। आइटम नंबर 19 माननीय प्रधानमंत्री जी। इससे पहले प्रधानमंत्री जैसे ही सदन में बोलने खड़े हुए, किसानों के मुद्दे पर आने से पहले ही एक बार हंगामा होता है। कभी कभी अज्ञान भी बड़ी मुसीबत पैदा करता है। कृषि क्षेत्र की इन भावी चुनौतियों को हमने प्रधानमंत्री के भाषण के 27वें मिनट पर कृषि कानून और किसान का मुद्दा आता है। दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, राहुल गांधी के आगे बैठे कांग्रेसी सांसद और दल के सदन में नेता अधीर रंजन चौधरी सवाल उठाना बीच में शुरू करते हैं। देखिए मैं कितनी सेवा करता हूँ आपकी। आपको जहाँ रजिस्टर करवाना था हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती हैं। प्रधानमंत्री आगे जैसे ही किसानों के मुद्दे पर बोलते हैं कि आंदोलन और किसान का वो सम्मान करते हैं, हंगामा फिर से होता है। अधीर बाबू कुछ कहना है तो और मैं अध्यक्ष जी, बीच बीच में जरूरी होता है सब। हंसते हुए हंगामे का जवाब प्रधानमंत्री देते रहे। कुछ ही पल में हंगामा ऐसा हुआ कि पीएम को बांटना पड़ा, लोकसभा अध्यक्ष को खड़ा होना पड़ा। सदन में नारेबाजी कांग्रेस की तरफ से हुई। अधीर रंजन जी प्लीज एक मिनट बैठिए 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 आसन पे बैठिए। माननीय सदस्यगण, अब इस हंगामे के बाद प्रधानमंत्री थोड़ा सख्त होकर बोले। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी से प्रधानमंत्री ने कहा, अधीर रंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जहां रजिस्टर होना हो गया। और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना है वो? हम अपने आप। राज्यसभा में 2 दिन लगातार 90 मिनट शांति से प्रधानमंत्री विपक्ष के साथ अपनी बात रख पाए, लेकिन लोकसभा में 45 मिनट के भीतर 8 बार कांग्रेस के हंगामे ने इस सवाल को पैदा किया। पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। इसके बाद कांग्रेस वॉकआउट करके चली गई। विरोध इसलिए नहीं करते कि आपको हमें पसंद नहीं है, मैं विरोध करते मजबूर होके, क्योंकि ये किसानों को ये बदहाल, ये बर्बादी हमें और सहन नहीं जाता। अब कैसा हिंदुस्तान बनाया जहां लोहे की कील पे किसानों को बैठे के रखा। अब बस सवाल ये उठता है कि जनता सांसदों को सदन में आवाज उठाने के लिए भेजती है या वॉकआउट करने के लिए। वॉकआउट करना विरोध का एक तरीका है, लेकिन क्या ये समझना जरूरी नहीं कि संसद विरोध के लिए नहीं, चर्चा से समाधान के लिए बनी है। आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। ये तो चलता है, चलता रहेगा, मानसिकता छोड़ देनी पड़ेगी। विपक्षी नेताओं का सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप यही रहा है कि संसद में चर्चा किए बगैर कानून पास करा दिया। लेकिन जब चर्चा की बात आई तो कांग्रेस के सांसद वॉकआउट करके कहां गए? आप देखिए राहुल गांधी कहां गए। उनके साथ लोकसभा के सांसद वॉकआउट करके सेंट्रल हॉल में बैठ गए, वहां कॉफी ली और पीने लगे। यानी जब किसानों के मुद्दे पर सामने से सरकार का पक्ष रखते हुए प्रधानमंत्री को सुनकर उनसे आगे की चर्चा की जा सकती थी, सवाल पूछे जा सकते थे,
तब वॉकआउट इसलिए क्योंकि कांग्रेस मांग करती रही कि कानून वापस लो। अब दो तस्वीरों के साथ देखिए, फैसला दर्शकों को करना है। क्या आज प्रधानमंत्री की बात सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देना ज्यादा बेहतर होता, या लोकतंत्र में वॉकआउट करके बाहर आकर कॉफी पीना ही जनता की तरफ से दी गई संसदीय जिम्मेदारी का हिस्सा है? विपक्ष के कई सांसदों ने चर्चा के दौरान कृषि कानून को काला कानून कहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पूछते रहे, इनमें काला क्या है, बताया जाए। इसी कारण आज प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले कि विपक्षियों ने काला है या सफेद है, इस पर तो बड़ी चर्चा की, लेकिन काश इसके कंटेंट और इंटेंट पर भी चर्चा की होती। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। चर्चा तो किसानों की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पूछा है कि एक किसान लाओ जिसका नए कानून से नुकसान हुआ हो। ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। तो किसान के नाम पर आंदोलन को राजनीति का रंग चढ़ाकर क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको लोकसभा में कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की सुर्खियों में आई बहस को सुनना होगा। बिल के विरोध करने वाले कई तरह की दलील देते हैं कि हमको नहीं चाहिए तो क्यों कानून थोप रही सरकार। प्रधानमंत्री इसका भी जवाब देते हैं। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों? हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। आंदोलन हो रहा है, चक्का जाम हाईवे पर हो चुका है, भारत बंद हो चुका है। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों के विरोध में 12 फरवरी को राजस्थान में सभी टोल प्लाजा फ्री कराने का ऐलान किया है और 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश में रेल रोकने का आह्वान किया है। इस पर भी प्रधानमंत्री कहते हैं, जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? फिलहाल प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया कि ये कानून देश में छोटे किसानों के लिए बड़े बदलाव लाने का है। कानून में सुधार की गुंजाइशों का रास्ता खुला है, चर्चा का दरवाजा भी खुला है, लेकिन कानून वापसी की कुंडी वाली राजनीति से बात आगे नहीं बढ़ पा रही। आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। आंदोलन में सियासतजीवी कौन है? इस सवाल को लगातार पूछने की दस्तक क्यों जरूरी है? इसे पूछने की वजह अब देखते हैं। आंदोलन अभी चल रहा है। अब से ठीक करीब 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। दिल्ली से नजदीकी की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यूपी में चुनावी हवा तय करने का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो यहां समझना जरूरी होता है, जिस किसान आंदोलन में 26 जनवरी से पहले तक सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान ही प्रमुख तौर पर मुद्दे से जुड़े और उसके नेता माने जाते रहे, उसी आंदोलन में 26 जनवरी के बाद
धीरे धीरे यूपी के गाजीपुर बॉर्डर से सियासत जीवियों का प्रवेश शुरू होता है। गाजीपुर बॉर्डर पर राजनेताओं की लगातार एंट्री के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता सवाल भी उठाते हैं, लेकिन तब तक गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत के आंसुओं के साथ समर्थन में उतरने की राजनीति ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपनी एंट्री कर ली। पश्चिमी यूपी में पहले भारतीय किसान यूनियन ने पंचायत की, फिर पंचायत की राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के नाम पर पंचायत का मोर्चा कांग्रेस ने संभाला। प्रियंका गांधी वाड्रा आज सहारनपुर के चिलखाना में कांग्रेस की महापंचायत में पहुंची। यहां आने से पहले प्रियंका ने यह ट्वीट किया कि किसानों के दिल की बात सुनने, समझने, उनसे अपनी भावनाएं बांटने, उनके संघर्ष का साथ देने आज सहारनपुर में रहूंगी। सहारनपुर की महापंचायत के मंच पर किसान नेताओं से ज्यादा कांग्रेस के नेता दिखते हैं और फिर महापंचायत में प्रियंका गांधी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार को घेरती हैं। जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो अपनी प्राइवेट मंडियां खोलेंगे और जबकि सरकारी मंडी में आपको टैक्स लगेगा तो प्राइवेट मंडी में आपको टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि तमाम किसान सबसे पहले प्राइवेट मंडियों में चले जाएंगे। लेकिन आस्ते आस्ते ये होगा कि जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो उन मंडियों में सामान स्टॉक में रखेंगे, उन मंडियों में सामान इकट्ठा करके रखेंगे और जब मन चाहे तब आपसे खरीदेंगे, जिस दाम पे चाहे आपसे खरीदेंगे और कोई न्यूनतम प्राइस नहीं होगी, एमएसपी नहीं होगी। ऐसा कुछ कानून नहीं होगा जिसके जरिए आपको अपने उपज का सही दाम मिल पाएगा। आंदोलन से महापंचायत निकली और महापंचायत से सियासत, इसका पूरा गणित बताएं उसके पहले 2 तस्वीरें और देखिए। सहारनपुर महापंचायत में आने के पहले प्रियंका गांधी सहारनपुर के शिवालिक पर्वतों की तलहटी में स्थित सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन करती हैं। 40 मिनट तक मंदिर में ध्यान भी करती हैं। इसके बाद प्रियंका रायपुर खानका की मजार पर पहुंचती हैं। इस तरह पश्चिमी यूपी में एक दिन के जय जवान जय किसान के नारे के साथ शुरू हुए राजनीतिक कार्यक्रम में धार्मिक हिस्सा भी जुड़ जाता है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इन सब के पीछे वजह है पश्चिमी यूपी से ही कांग्रेस को दोबारा उत्तर प्रदेश में खड़े हो पाने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं। कांग्रेस के यूपी में 5 में से 2 विधायक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ही आते हैं। सहारनपुर ही वो लोकसभा सीट है जहां कांग्रेस सबसे मजबूत मानी जाती है। इसीलिए सहारनपुर को प्रियंका की किसान महापंचायत के लिए चुना गया। पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की आबादी 30 से 40% तक है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट वोट निर्णायक भूमिका अदा करता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।